3 केमिस्ट्री कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा पेज ओके 115 Some voluntary actions are done by our appendages, यानी हमारे लिम्स के द्वारा एक्शन किए जाते हैं एंड दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड। अगर हम यहाँ तक हाथ ले जाना चाहते हैं, ये नहीं कि यहाँ चला जाए फिर हमें ही लग जाए, ऐसा नहीं होता। सो एक्शंस आर कंट्रोल्ड। यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट ए डांसर दैट हाउ कंट्रोल्ड एंड बैलेंस्ड दिस एक्शंस आर व्हेन द लिम्स आर टू बी लिफ्टेड अप, कैसे होगा। या फिर कोई ऐसी भी होती है जो स्पिनिंग डांसर होती है, टो पे डांस करती है, तो आप उसमें बैली डांस पे भी देख सकते हो। या जो और भी तरीके के होते हैं एक्रोबैट से पूछे तो कितना कंट्रोल्ड काम करते हैं कि नहीं। सो देयर आर आल्सो वेरियस थिंग्स कोऑर्डिनेटिंग। इफ आवर हैंड कम्स हियर देन माउथ ओपन्स, दिस इज कोऑर्डिनेशन। व्हेन दिस हैंड इज लिफ्टेड देन दिस लेग इज कोऑर्डिनेटिंग विद दिस, सो दैट द बॉडी बैलेंस इज देयर। अगर एक ही तरफ का पूरा हो जाए तो फिर बॉडी बैलेंस नहीं बनेगा, तो बॉडी बैलेंस के लिए दोनों तरफ की चीज आगे बढ़ती है। सो एवरीथिंग इज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। अवर वेरियस लिम्स कोऑर्डिनेट सो दैट वी कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस। ऐसा ना हो कि आंखों ने सांप देखा और पैर चलने से कहा, कहते मैं क्यों चलूँ, तुमने देखा तुम चलो, ऐसा नहीं होता है। तो पैर को चलना पड़ेगा जब आँख सांप देख रही, क्योंकि इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड दिस इज एग्जीक्यूटेड। जो भी हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो चीज़ों की वजह से होता है। एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा हार्मोनल सिस्टम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम में भी दो तरीके के, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक यूनिट न्यूरॉन्स है। जो न्यूरॉन होता है ना बहुत लंबा, और उससे क्या होता है मैसेज यहाँ से ब्रेन तक जाता है, दैट इज न्यूरॉन। एक पतला थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे नर्व सेल भी कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम में दो चीज़ है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं। ये जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें हमारा मस्तिष्क आता है, ब्रेन, और उसके अलावा ये जो पीछे की मेरु रज्जु है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो दो चीजें आती हैं, यानी दैट इज आवर ब्रेन and along with it that is spine। ये दो चीजें, तो then along with spinal और peripheral nervous system में that is our body itself is having made of all the system, so there are various branches of nerves। It is a kind of web of nerves जो कि यहाँ आता है और पूरी बॉडी से आ रहा है, यहाँ तक कि नेक से भी आ रहा है और इन सब से आगे कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व्स जो जाती हैं और फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें ये असेंबल होती है, जैसे कि इसमें रूटिंग की जा रही है। ये देखो, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। सो स्पाइनल कॉर्ड में ये जगह जगह से प्रवेश करती है और इसके अंदर से फिर रूट होते हुए इसके बीच में खाली जगह है।
तो इस खाली जगह से फिर आगे चलकर बोन मैरो, इसी में रेड ब्लड सेल बनता है और फिर इसके बाद क्या होता है, ये ब्रेन दैट इज, तो इसके ऊपर क्या होगा, दैट इज ब्रेन। सो ब्रेन में चली जाती है ये सारी रूटीन। समझ में आ गई ना बात आपको कि हाउ इट हैपेंस ना। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जो चारों तरफ हमारा सिस्टम, तो वो पेरिफेरी में ये चीज़ है। तो जब हम किसी चीज़ को कांटेक्ट करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस ही तो रिस्पॉन्स करता है, उसको छूते हैं तो हम गरम चीज़ को छूते हैं। सो न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन बॉडी। सर हाँ सर, पर जैसे कभी हम कोई गरम पतीला होता है, वो अगर उसमें मतलब कुछ रखा हुआ है उसमें, वो अगर हम उठाते हैं वो भी तो हमको गरम लगता है, फिर वो हम एकदम से उससे रिएक्ट होकर एकदम से तो टच करते हैं तो हम सेंस कर पाते हैं कि नहीं? हाँ नहीं, कभी कभी गरम पतीले को उठा के मतलब जैसे कोई बोलता है कि इधर से इधर रख दो, तो वो उठा के भी तो हम रखते हैं, मतलब एकदम से, मतलब उसमें क्यों नहीं हम मतलब जैसे हम पैनिक कर जाते हैं। समझ गई। अब ये देखो इतनी बात हो गई। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं वो किससे सेक्रीट होते हैं? एक्सोक्राइन, दैट इज ग्लैंड से। तो कुछ ऐसी ग्लैंड हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी क्या है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो अपना सेक्रीशन ब्लड में सीधे डाल दें उसको क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, और जो बहिस्रावी तंत्र है, यानी एक मैंने बताया आपको, दे सेक्रीट देयर एंजाइम्स या हार्मोन्स, दे सेक्रीट देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। दे, और जैसे हम हमारी बॉडी में यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वो ब्लड में डाल देती है, फिर उससे हम बढ़ जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारी बढ़त होती है, वृद्धि होती है। हाउ मच इज अवर हाइट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, दैट इज द सेक्रीशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। सो दे सेक्रीट देयर हार्मोन्स। हार्मोन्स की क्या जरूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में? दे सेक्रीट देयर हार्मोन्स इन ब्लड डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये दीज सेक्रीट their hormones other than blood, other than blood। जैसे पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज से क्या, ये बात आपको मालूम है, लाइपेज निकलता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज निकलता है। तो ये जो हमारे स्टमक के पीछे पैंक्रियाज है, इसमें हम देखें तो ये इंटेस्टाइन में ये पैंक्रियाज है, अग्नाशय, ये हमारे खाने को पचाता है। दिस इज पैंक्रियास, ये जो दिख रहा है, तो ये अपने किस में डालता है जूसेस? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज डालेगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाल देगा, ये सब डालेगा कि नहीं? और इसके अलावा भी लाइपेज डाल दिया और साथ में ट्रिप्सिन डाल दिया, जो भी डालता हो, लेकिन खाना पचाने नहीं डालता है। क्या यही पैंक्रियास इंसुलिन भी सेक्रीट करता है जो ब्लड में मिलता है? हाँ। इसके दो काम हैं। ब्लड भी जा रहा है इसके पास, ब्लड कहता है हमको इंसुलिन दे दो, तुम उनको देते हो तो देते हो, हमको भी कुछ दे दो। तो बताओ क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड हुई कि एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों, क्योंकि ब्लड में इसने डाला इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? क्या शुगर को तोड़ेगा और हमें एनर्जी दे देगा। इंसुलिन ना हो तो शुगर ना टूटे, फिर हमारे यूरिन के साथ ही शुगर जाए। कुछ लोग यूरिन सेक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो उसमें चीटे लग जाने लगते हैं। इसका मतलब उनके साथ ब्लड जा रहा है और डायबिटिक पेशेंट है, तो इसका मतलब उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं सेक्रीट हो रहा है। और कुछ लोग पैंक्रियास को सहलाते हुए मालूम पड़ते हैं, यानी आपको 40-45 के बाद इसलिए थोड़ा सा सेक्रीशन कम कर देता है कि इंसुलिन निकले तो थोड़ी एनर्जी मिले। तो इस तरीके से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद नहीं करती। इसलिए हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब सो नर्वस सिस्टम,
न्यूरॉन इज बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। इट इज फॉर रैपिड रिस्पॉन्स। ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड रिस्पॉन्स। There are specialized cells which detect, transfer or receive. अब ये क्या करते हैं? रैपिड रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स भी करते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स भी और साथ में क्या है? अलॉन्ग विद इंटेलिजेंस। along with thinking process। ये सारा इनका काम है। दे ऑल्सो, हाँ बोलिए, दे ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, तो इनका रिस्पॉन्स तेज और उनका रिस्पॉन्स धीमा। न्यूरॉन के बारे में देखें कि न्यूरॉन बेसिक यूनिट है और ये दिखने में कैसा है कि मान लें तो ये सेल बॉडी है और इसमें बहुत सारे क्या हैं ऐसे, जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर, एडवेंशियस रूट्स जैसे नहीं होती हैं, इसी तरीके से कुछ बनी। तो ये यही जो न्यूरॉन है उसके रूट्स हैं, वो सब जगह हैं। कहीं भी लगेगा तो हाथ तक जाएगा। पूरी बॉडी में रूट्स फैले हैं। तो जैसे वेन्स फैली हैं उसी तरीके से न्यूरॉन्स भी फैले हैं पूरी बॉडी। तो हमें बचाते हैं। स्किन में ही कहीं लग जाए तो लगता है कि नहीं, ऐसा कोई पार्ट बचा नहीं जाने पर। अब जरा देखो इसके एंड में क्या है, नर्व एंडिंग। सो दिस इज नर्व एंडिंग। तो ये सेल बॉडी है और इसमें क्या है, ये एक्सॉन, जो बीच में एक्सॉन है उसके ऊपर क्या है, माइलिन शीथ, जो इसको कवर करके रखता है। सो माइलिन शीथ, जैसे कभी किसी तार के ऊपर होता है ना कोटिंग, ये उसी तरीके की कोटिंग। ये सबसे लंबा पोर्शन है, 1-1 मीटर तक के होते हैं। ये जो साइटिका नर्व है ये यहाँ से चल के यहाँ तक जाती है। और साइटिका नर्व अगर आप इसका मूवमेंट ना करें कुछ तो पैरालाइज आदमी हो जाता है और फिर बेड पे आ जाता है। कहते हैं उसको साइटिका हो गया, लोग ऐसे बोलते हैं बट वो नर्व का नाम है। ये क्या है, नर्व एंडिंग। ये डेंड्राइट है, ये साइटॉन है और ये क्या है, एक्सॉन। नर्व सेल है 3 पार्ट्स। नर्व एंडिंग इसका कोई पार्ट नहीं है। हाँ, वो साइटॉन, इट इज मेन पार्ट। सो नर्व सेल ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिसीव करती है मैसेज को, रिसीव सिग्नल फ्रॉम स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब जिस पे हम रिएक्ट करें, जैसे फायर, वाटर, आइस, जिन चीजों, लाइट, वाटर, इन सब चीजों को देख के हम इसकी ओर भागेंगे या दूर जाएंगे, या केमिकल्स, ये सब क्या हो सकते हैं। कभी कभी तो ग्रेविटेशन भी एक स्टिमुली हुआ करता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं स्टेम दूर जाता है और रूट ग्रेविटी की ओर जाती है, तो स्टिमुली वो भी हुआ, ठीक है। तो इन सब, ये सब हमारी क्या हो गए, स्टिमुली। रिसीविंग सिग्नल और फिर उसके बाद ट्रांसमिटिंग चलेगा, है ना।
रिसीव करना सिग्नल, और क्या करना, ट्रांसमिटिंग सिग्नल, उसको ट्रांसमिट करेगा कहां तक, अप टू ब्रेन तक करेगा कि नहीं। एंड वॉट एवर कमांड इज प्रिपेयर्ड बाई देम, ब्रेन ने कहा ठीक है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हारे हाथ में गरम गरम लग रहा है, तो जाओ, एक नर्व को बोलेगा मोटर न्यूरॉन्स में कि जाओ यहाँ मसल चले वहाँ तक जाओ, और उससे बोलो कि एक ऐसा हार्मोन सेक्रीट करे कि सिकुड़ हो जाए, तो हाथ हट गया। तो वो मोटर न्यूरॉन है। पहले क्या है, एक है रिसेप्टर न्यूरॉन, रिसेप्टर न्यूरॉन गया स्पाइनल कॉर्ड तक गया, रिसीव किया, उसने गरम गरम रिसीव किया, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले न्यूरॉन है, वो माइंड तक गया कि भाई गरम गरम, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अंदर चले वो रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन। और फिर वहाँ से माइंड में सब एनालॉग हुआ कि हाँ ऐसी हमने येलो चीज़ पहले भी देखी, ये आग हो सकती है जहाँ हाथ लगा। दूसरों ने कहा इसमें, फिर वहाँ पर और दूसरी चीज़ भी कहेंगे, आग की आवाज़ भी आ रही, कान भी सुन रहे, या कुछ भी, सब कंफर्म कर लेगा। अब फिर प्रीवियस 20 साल पहले की हिस्ट्री देखेंगे, एक बार ऐसे चूल्हे से ये हम जले भी थे, वो भी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर जब ये कंफर्म हो जाएगा हाँ ये आग ही है, हाथ हटा लेना चाहिए। तो ऐसे केसेस सर आपने तो बताया था कि ये ब्रेन में नहीं होता। ब्रेन में नहीं होता, मैं एक तरीके की बात बता रहा हूँ, फिर वहाँ मैं भी रिफ्लेक्स एक्शन ही बताऊँगा। एक प्रॉपर चीज़ में तो ये भी होता है कि ऐसे हो। फिर ऐसे केसेस में जब देखेंगे ज़्यादा खतरा है, तो ऐसे में कुछ पावर्स जो होती हैं वो एग्जीक्यूट कर जाती हैं, भाई हमने अपनी पावर डेलीगेट कर दी स्पाइनल कॉर्ड को कि तुम वहीं से एक शॉर्टकट बना लेना, क्योंकि ऐसे में सोचने का प्रोसेस नहीं है। तो शुरू में बच्चा एक दो बार सोचेगा, अब माइंड देखेगा इसमें खतरा ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन होने लगेगा, ऐसा होता है। तो ट्रांसमिटिंग सिग्नल अप टू ब्रेन। और तीसरा क्या है, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रिपेयर कमांड। तीसरा क्या हो जाएगा, पहले इसने रिसीव किया, ट्रांसमिट किया, और फिर ट्रांसमिट करने से तो ये नहीं होगा कि हम खड़े रहे चुपचाप, ट्रांसमिट तो कर दिया है, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद उसे क्या करना है, जो भी कमांड दी गई है उसका कार्यान्वयन करना है, यानी एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। सो फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड कमांड, ये चीज होता है। अब देखो कि न्यूरॉन हैज 3 पार्ट, क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। नर्व सेल हैज 3 पार्ट्स। पहला साइटोन, दैट इज डेंड्राइटिक एंड, या डेंड्राइट भी बोल सकते हैं, डेंड्राइट। थर्ड क्या है, एक्सॉन। ये चीज साइटोन इज मेन पार्ट ऑफ nerve cell. It contains cytoplasm, nucleus and other cell organelles. Other cell organelles. ये it is a spherical in shape. स्फेरिकल भी कर सकते हो या फिर पॉलीगोनल। यानी साइटोन को सेल बॉडी में बोलते हैं। सेल बॉडी भी कर सकते हैं, साइटोन को क्या कर सकते हैं, सेल बॉडी भी कर सकते हैं। अब देखो जो नर्व सेल है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, और एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है, और स्पर्म क्या है, स्मॉलेस्ट। 3 तरीके की सेल, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब देखो डेंड्राइट क्या है, ये तो साइटोन हो गया, डेंड्राइट। सो इट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट
like structure attached to cyton या सेल बॉडी, and transmit ठीक electrical है, impulses. it receives signals And transmit from stimuli and convert, किसमें कन्वर्ट करता है, electrical impulses. it into electrical impulse. इम्पल्स का मतलब जो झटके से चले, जैसे कि यहाँ ठक से लगी तो आपको लगा जैसे करंट सी दौड़ गई, तो ऐसे इम्पल्स चलती। सर सिर्फ इधर ही क्यों हो सकता है? कहीं पर भी हो, जब भी होता है, जब भी आप किसी चीज से टच करते हैं तो उसकी जो हीट एनर्जी है वो यहाँ पर माइक्रो एम्पियर करंट में पहुंचेगी। माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 to the power -6 एम्पियर, इतने ऑर्डर। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ये कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल धीरे धीरे जैसे एक लाइट सा आगे बढ़ता चल जाए, स्पार्क सा आगे बढ़ता चल जाए, नहीं होता यानी इसमें से स्पार्क आगे जा रहा है, वैसे फिर दूसरा स्पार्क आगे जा रहा है, ऐसे तो इस कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नाउ व्हिच ट्रेवल्स फ्रॉम एक्सॉन टू ब्रेन, है ना, व्हिच ट्रेवल्स फ्रॉम axon to dendrite के बाद क्या हो गया, axon, it is longest part of nerve cell, ठीक है, which is covered with माइलिन शीथ। तो ये किससे कन्वर्टेड है, माइलिन शीथ का मतलब कोट होता है, कवर, ठीक है, माइलिन शीथ से कवर्ड है। इट्स अदर एंड, वन एंड तो सेल बॉडी पे है, तो वन एंड इज कनेक्टेड टू साइटॉन एंड other and has nerve ending। वहां क्या है, बस वो नर्व खत्म हो गई, तो नर्व एंडिंग। अब जरा देखो, जो नर्व एंडिंग है ये क्या है, क्या ये नर्व एंडिंग है, और जब नर्व एंडिंग है तो यहाँ पर ये दूसरा नर्व एंडिंग के पास ये दूसरी नर्व का डेंड्रॉन है, वो यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट ये डेंड्रॉन है, तो ये रिसीव करेगा, ये नर्व एंडिंग, और ये डेंड्राइटिक एंड है। तो बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है, और फिर उसके बाद फिर उसकी सेल बॉडी होगी, लेकिन उसको नहीं दिखा रहा, ये डेंड्राइटिक एंड, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नर्व यहाँ से यहाँ तक जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में कनेक्शन होगा, रिले न्यूरॉन भी होगा, ऐसे बहुत सारे 2-3 न्यूरॉन भी हो सकते हैं। तो ये डेंड्राइट है और ये नर्व एंडिंग है, तो एट द नर्व यहाँ से जो आई वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, ये क्या आई बताइए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे हाथ ने किसी को छुआ तो वहाँ पर हीट थी, हीट से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना, तो यहाँ पर ये जब आई तो अब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है, तो इसने न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ दिए। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ छोड़ दिए, सिनेप्स में। इसको जो इसके बीच में गैप है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स। सो इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर विच इज रिसीव्ड बाय, जिसे कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइटिक एंड रिकॉग्नाइज इट एप्रोप्रिएटली, कि ये हीट का सिग्नल है कि बर्फ का सिग्नल है, वो ठीक समझ लेगा, क्योंकि उसके पास जो रिसेप्टर है कई तरीके के रिसेप्टर्स हैं, तो जो उसके साइज के रिसेप्टर्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर के साइज के, उसी में वो जाके फंसेगा, उसी ताले को खोलेगा तो जान जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरॉन्स। तो पहले इम्पल्स
बीच में न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टोनीमल गैप है, और फिर उसके बाद में फिर से इम्पल्स। सो इसको लिखें हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू। देखो आपकी बुक में बना हुआ है कि किस तरीके से ये अटैच्ड है। आपके बुक में मोटर न्यूरॉन्स कितनी खूबसूरती दिखाया है कि वो हाथ को सिकोड़ने के लिए कितना बढ़िया काम है। ऐसे इसको सिकोड़ लेगी, कहेगी कि भाई अब हट जाओ। और ये यहाँ पे दिखाया गया है कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है कि कैसे कैसे है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर तो खैर नहीं दिखाया गया है, यानी मसल से भी अटैच हो। मोटर न्यूरॉन की बात की है ना, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये चीज़ तो खैर अलग है, इसको वीडियो में। So, how message is transmitted? How message is transmitted through neurons. So, when we touch some stimuli accidentally to some stimuli, एक्सीडेंटली करें या पानी में गए तो भी तो हमें पता चल ही जाता है कि वाटर है, नहीं एक्सीडेंटली, देन इट क्रिएट्स इट, क्योंकि उसमें एनर्जी है उस चीज में, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विद इन न्यूरॉन at dendritic end, which travels up to nerve ending। ठीक है, there nerve ending, जो nerve ending है and dendrite of other neuron, dendrite of other neuron is separated by synapse, is separated by a is very narrow gap, a small gap है, बहुत छोटा, called, उसे क्या कहेंगे, synapse। इस गैप को synapse कहेंगे। There electrical impulses are converted into some chemical substance which is called neurotransmitter। There electrical impulse क्या करेंगे, electrical impulse are converted into some chemical substance called neurotransmitters, which travels through synaptonemal gap। जो कहाँ ट्रेवल करता है, travels through synapse भी लिख सकते हो जिससे आसानी हो, synapse या synaptonemal gap। And सर सिनेप्टिक नॉब क्या होता है? हैं? सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब, नॉब, वो जब एक सिनेप्स है तो वो जो सिनेप्स है ना, तो जो दूसरा रिसीवर है उसमें बहुत सारे ऐसे माउंट है, तो जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है तो वो उसमें से अप्रोप्रिएटली रेड कर दिया जाएगा और उसी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सिनेप्टिक नॉब बोल रही हैं, देख लेंगे ये होगा, तो इन्हीं में से किसी का नाम होगा। तो सिनेप्टोनीमल गैप एंड रीचेस टू डेंड्राइट ऑफ अदर सेल and it is picked up हो जाएगा, picked
up by dendrite of other nerve cell and analyzed appropriately, वहाँ एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, and simply लिख दो converted into electrical impulse again, to electrical impulse, उसमें again बदल दिया जाएगा, ठीक है. In this way message reaches up to brain. In this way जो भी मैसेज है reaches up to brain. जो ऊपर का है ये नेक के ऊपर का, वहां तो सीधा ब्रेन पहुंच जाएगा, जो नीचे का है वो स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा, ठीक है. ब्रेन एनालाइजेस, brain analyze the message appropriately and prepare an intelligent command, जो सबसे अच्छा हो हमारे शरीर के लिए, है ना, which is best suited for our survival. And prepare and most intelligent command. Intelligent command. कभी कभी ऐसा होता है सांप को देखने पर हम वहां से भाग पहले जाते हैं, बाद में सोचते हैं बच्चे कैसे, हमें खुद नहीं पता. तो आप समझिए माइंड कितना वो करता नहीं कि मोस्ट इंटेलिजेंट कमांड, ठीक है, विच इज लेटर ऑन एग्जीक्यूटेड. लेटर ऑन किसके द्वारा कार्यान्वित हुआ? एग्जीक्यूटेड बाय नर्व्स एंड मसल सेल्स. दो लोग मिलकर वो काम करेंगे, बाय नर्व्स एंड मसल सेल्स. अब पूछा जा रहा है, ये तो ठीक है बात कि नर्व के कितने पार्ट हैं और मैसेज कैसे चलता है. अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि नर्व होती कितने प्रकार की है. तो 3 प्रकार की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स. दैट इज रिसेप्टर, रिले न्यूरॉन, रिसेप्टर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, एंड तीसरा क्या है? सेंसरी न्यूरॉन. दैट इज सेंसरी न्यूरॉन हो गया. अब जरा देखो, अब मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, वो रिसेप्टर कहलाता है. रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. सो ये अगले पेज पे बना, जरा देखो. तो अगले पेज का 7.2 फिगर देखो. सो व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स? ठीक है, एक्सप्लेन. सो 3 टाइप्स ऑफ Neurons are sensory neurons. Sensory neurons. So ये क्या करती हैं कि जैसे आप अपनी बुक में देखो कि कभी भी कोई भी चीज है तो हाथ है, रिसेप्टर है इन स्किन. हमारे रिसेप्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं. स्किन हो सकती है, आईज रिसेप्टर्स हो सकता है जो लाइट को रिसीव करते हैं, ईयर है वो साउंड को रिसीव करेंगे. ये सब रिसेप्टर्स हैं. जो भी हमारे सेंसर्स हैं वो रिसेप्टर ही तो हैं, ठीक है. और ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू डिफरेंट जो एक्सटर्नल मैसेज है उनको क्या वो पिकअप करते हैं. तो सेंसरी न्यूरॉन पिक्स अप external signals from external stimuli and convert them into Signals. electrical impulse. From external stimuli by its receptor through its. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा सेंसरी न्यूरॉन्स हैं. जैसे आंखों में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, आई रिसेप्टर्स, कान में बहुत रिसेप्टर्स, स्किन में भी बहुत सारे,
स्किन भी है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन से? जैसे आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और आँख, कान, नाक, त्वचा और टंग। ये तो वो एक्सटर्नल स्टिमुली से रिसीव करेगा, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल impulse for onwards transmission. Onwards transmission के लिए ऐसा करेगा। Next is रिले न्यूरॉन। that is relay neuron. तो relay neuron देखो बीच में बना है, जो स्पाइनल कॉर्ड में एक छोटा सा दिख रहा है टुक में, relay neuron, ठीक है। So the neuron which interconnects two neurons, एक तो ब्रेन की ओर जाता हुआ है और एक यहाँ से जाता हुआ है, लेकिन बीच में भी एक न्यूरॉन, वो रिले, वो मैसेज को कर ना, वो इधर पर है ना वो उधर पर। रिले रेस की तरह। हाँ बिल्कुल, रिले हमने किसी को दिया, किसी ने उसको दिया, वैसे रिले रेस की तरह। तो रिले न्यूरॉन इट इंटरकनेक्ट्स टू न्यूरॉन्स लाइक मीडिएटर, जैसे बिचौलिया नहीं होता है तो मीडिएटर। इट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ द सिग्नल्स। It is present in spinal cord and brain. It is transfer of signals. It is present within spinal cord. अब आप देखें तो तीसरा कौन सा हुआ? Motor neuron. मोटर न्यूरॉन्स। It makes the command happen. हाँ Or executes the command. सही Given है। So, by them. बिल्कुल बात सही है कि whatever command is prepared by brain is, ठीक है, transmitted through motor neurons. And is attached to muscles. It is attached to muscle and तो ये it is attached to muscle, so ultimately muscle release some hormones and the appropriate execution takes place. तो ये चीज है। अब जरा देखें कि यहाँ पर आपके पास स्टिमुली थी, तो स्टिमुली एक फायर है, तो स्टिमुली से जो हमारा हाथ में रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर है, रिसेप्टर हैंड हो गया या स्किन हो गया, तो फायर से जो स्किन हुई उससे रिसीव किया गया, और जो सेंसरी न्यूरॉन है तो रिसेप्टर स्किन हो गई, तो रिसेप्टर तो स्किन हो गई, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो रिसेप्टर है, लेकिन उनमें सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन ने आगे मैसेज किसमें भेजा? रिले न्यूरॉन। तो ये मैसेज भेज रहा है रिले न्यूरॉन। और मान लीजिए बहुत खतरनाक कोई चीज़ है कि हमें इमीडिएटली यहाँ तक आना है, तो थॉट प्रोसेस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। नहीं तो हम सोचेंगे आग है, हाँ हमें हाथ हटाना चाहिए, आग ही तो है, हटा ही लें हाथ, तब तक तो जल ही जाएंगे। उतना नहीं सोचना, ठक से हटाना है, तो बाईपास करना है थिंकिंग प्रोसेस को। रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन के बाद क्या आ गया? मोटर Motor neuron. न्यूरॉन,
तो मोटर न्यूरॉन के बाद अब एफेक्टर है। जो एफेक्टर है वो एक मसल मसल है, वही मोटर न्यूरॉन जिससे तो उसके बाद स्टिमुली हमने देखा और मसल जो है वो इफेक्टर है। तो लिफ्टिंग ऑफ हैंड एक्शन हो गया, लिफ्टिंग ऑफ हैंड। ये हम हमारे जब कोई एक्शन है तो उसका ये रिएक्शन है, आप ये भी समझ सकते हो एक्शन रिएक्शन। सो ये रिएक्शन हो सकता है ना, एक्शन बोले। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इस चीज को कहते हैं रिफ्लेक्शन। So what is reflex and what is reflex action? So those actions ठीक है which are taken by our body, ऑटोमेटिकली एक्शन की जगह रिस्पॉन्सेस भी लिख सकते हो, विच आर टेकन बाय आवर बॉडी बाय पासिंग। सर ऑटोमेटिकली होगा ना, क्योंकि हाँ। हम खुद से थोड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड reflex actions. Such actions, ये actions कैसे होते हैं? Actions bypasses, actions bypasses thinking process. Which is complex in nature. ऐसे आपसे करें एक सेकंड में कुछ सोचो, एक सेकंड में कैसे कोई कुछ सोच लेगा। तो विच इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो वो उसको बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है। इन दिस केस, अब ये तो बात हो गई कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर सच एक्शंस विच ऑटोमेटिकली हैपेंस एंड दे बाईपास थिंकिंग प्रोसेस। दोनों बात समझ में आ गई। अब देखो कि इट इज, अब ये कैसे बनता है? When we touch fire, then sensory neuron send this signal, ठीक है, onward, which is picked up by relay neurons and which causes the muscle of ठीक है, arm by नहीं and message is transferred, जो मैसेज है is transferred to motor neurons which causes the lifting up, which causes to the muscle motor of arm to neurons, motor neurons, motor न्यूरॉन। अब उसकी जो एफेक्टर मसल होगी न्यूरॉन्स, ठीक है, ये क्या करेगी? आस्क्स एफेक्टर मसल टू रिलीज अप्रोप्रिएट हार्मोन। रिलीज, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो श्रिंकिंग के लिए होते हैं, कुछ डायलेटिंग के लिए, फैलाने के लिए, कुछ मसल सिकोड़ने के लिए, इसलिए हार्मोनल काम है सारा। रिलीज of appropriate hormone which cause the lifting of hormone which causes lifting up of hand. up of hands,
later on, when this work is executed, the detailed knowledge, the total detail is sent to brain. दैट कि आ गई थी तो हमने हाथ उठवा दिया, कह रही ठीक है, माइंड कहेगा गुड, वेल डन, आगे भी ऐसा करते रहो, तुम्हें पावर दी गई। ऐसा नहीं कि ब्रेन को अनजान रखे, फिर हाथ रखे, अरे आग थी। तो ये काम स्पाइन ने कर दिया। स्पाइन ने बाद में वॉट एवर थिंग्स है, इट इज इंटीमेटेड टू अल्टीमेट अथॉरिटी कि ऐसा ऐसा हमने क्या ठीक किया, तो बोले हाँ सही किया। उसको उसकी चापलूसी भी तो करनी है, नहीं तो वो अथॉरिटी लेने नहीं जाएगी। So later on, सर ये लिखना है कि आपको आंसर? हाँ, मतलब ये रिफ्लेक्स सेक्शन में ये है कि उसे बताना पड़ेगा स्पाइन को। Later on, this message is transferred to brain for regularization। उस वर्ड को क्या कहते हैं? रेगुलराइज। कि आप किसी काम को किसी को अंधेरे में रखकर नहीं कर सकते। आपने कर लिया है तो बाद में डीएम को बोल दो ऐसे ऐसे था, हमने उनको डंडा मारा तो भगा दिया, तो वो रेगुलराइज हो गया, डीएम साइन कर देगा, यस दिस इज अंडर माय नॉलेज, चीजें रेगुलराइज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात आती है ये रिफ्लेक्स आर्क है, वॉट एवर न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन makes an arc incomplete loop। arc का मतलब incomplete loop है ना। so the neurons involved in reflex actions make incomplete arc। एक आर्क बना रहे हैं कि नहीं, सो इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। बिलो नेक, नेक के नीचे, ठीक है, नेक के नीचे का भी जो भी काम होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। एंड अबव नेक हमारी ये फोर ब्रेन है और बीच में मिड ब्रेन है, बिल्कुल बीच में, तो मिड ब्रेन ये काम करेगा। ठीक है, मिड ब्रेन ये बीच में होगा। सही रखा हुआ है। इसमें ये अगर हम देखें हाँ, तो इसके बीच का जो पोर्शन है ये मिड ब्रेन, ठीक है, और ये दोनों हिंड ब्रेन। सर एक मिनट नीचे होता है ये सब सर एक मिनट। चलो, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। सो अब हम आ गए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ह्यूमन ब्रेन किस तरीके की है, बुक में जैसा बना है वैसे ही बना लीजिए। तो अब देखें, इसमें बीच का खाली पोर्शन है, तो जो खाली पोर्शन है वही मिड ब्रेन है। सर मिड ब्रेन खाली होता है? मतलब कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, न्यूरा मैटर होता है। तो मिड ब्रेन, और इसमें एक है हाइपोथैलेमस। ग्लैंड, देखो एक यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है
इसके ठीक चारों मिड ब्रेन के ऊपर एक ऐसे बनाओ, तो मिड ब्रेन को बिल्कुल जो घेरे हुए ये ऐसे ऐसे घेर रहा है ना, वो और ये है, और फिर उसके बाद ये ऐसे, और फिर ऐसे यहाँ पे इसको घेर रहा है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये इसमें मिल। अच्छा, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है, ये उसकी सेक्रेटरी है। ये सारे ग्लैंड्स को आदेश देती थी कि तुम कब कब कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करोगे, लेकिन ये उसको मदद करता है। हाँ, ये सेक्रेटरी है। और ये सर हमारे सर ने बताया था कि हम पूरे अपने लाइफ टाइम में अपने ब्रेन का 2 to 3% यूज सही है। सर अगर 100% कर ले तो 100% नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे कॉन्शियसनेस लेवल है वो खुले नहीं है। कब खुलेगी? हम लोग सिर्फ अपना लॉजिकल कॉन्शियसनेस और इसके हमारा क्या है कि मेंटल कॉन्शियसनेस, लॉजिकल कॉन्शियसनेस तक ही हम देखो। मानसिक चेतना, बौद्धिक चेतना है, फिर इसके ऊपर की जो प्रज्ञान चेतना है, दैट इज उस विजडम कॉन्शियसनेस, वो किसी किसी में खुल जाता है। जैसे आइंस्टीन ने ऐसी ऐसी बातें बता दी थी कि जो एंटीसिपेट करके बता दी सच निकली। प्रज्ञान चेतना खुल जाने पे कुछ लोग ऐसे खुल जाता है, भविष्य देख लेते हैं, तो उस समय माइंड, और फिर उसके बाद ट्रांस कॉन्शियसनेस आती है, फिर डिवाइन कॉन्शियसनेस। जब पांचों द्वार खुलेंगे तब माइंड का पूरा यूज होगा। हम लोग सिर्फ दूसरे द्वार में भी पहुंचे हैं। जानवर तो बौद्धिक चेतना का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, उनकी मेंटल कॉन्शियसनेस ही खुली है, तो बहुत थोड़ा ही कर पाते। अच्छा, अब जरा देखो कि हमारे ब्रेन का ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्या हैं, मसल्स हैं, फोल्डिंग्स, ऐसे और फोल्डिंग्स, जिनकी ज़्यादा होती है उतना उनका IQ होता है, उनका उतना IQ होता है। जितनी फोल्डिंग्स होती है ना, हाँ। उसको उतना इंटेलिजेंट। तो ये देखो, तो ये चीज क्या कहलाती है? दिस इज फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। अच्छा, इस फोर ब्रेन को 3 लेयर ढके रहती है। ये एक लेयर है, ठीक है, और एक और लेयर है। इनको क्या कहते हैं? बोलो। ठीक बता रहे हैं आप लोग, बताइए। ये देखो, सर पूरे ब्रेन में ये क्या चीज है? ये वो बलून लाइक स्ट्रक्चर, नाम बताओ। नाम मेनिंजेस। मेनिंजेस। ये तीनों क्या है? जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर है, तो मेनिंजेस। इसके बीच में, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। क्या है? कौन सा फ्लूइड है? सेरिब्रो, ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड, जो स्पाइन में भी बह रहा है। अगर आप ज्यादा रात तक जागते हैं तो इसके बीच का फ्लूइड सूख जाता है, फिर आइटिस यानी दर्द, मेनिंजाइटिस हो जाता है। क्योंकि इसके ऊपर स्कल है। अब ये किससे ढका हुआ है? स्कल से ढका हुआ है, तो क्या आपकी खोपड़ी जो बैलून में तैरा करती थी वो भी इस स्कल से टकराएगी, तो आपको इतना दर्द होगा तीखा, क्योंकि उसके अंदर तक सूख गया है। और सूख जाने के बाद ये देखो, ये जो भी चीज है, ये तो स्पाइन है, और इसके ऊपर ये किसी में केस है कि नहीं, तो ये इसको कहेंगे ये ब्रेन। अब इसमें सब कुछ दिख रहा है, ब्रेन भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है नहीं, तो ये जो चीज ये इसके अंदर, तो अब ये सीधा टक्कर खाएगा। ये क्या खाएगा? सीधा टक्कर खाएगा, तब तो फिर मेनिंजाइटिस, शॉक होगा। ऐसे बैलून में तो तैर के जाए और धक से ब्रेन स्कल पे टक्कर मारे। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर इसमें क्या चीज बताई गई है कि, अब देखो, क्रेनियम को स्कल कहते हैं। पूरी बॉडी स्केलेटन है, लेकिन इसको कहेंगे स्कल। स्कल वो कैविटी है जिसमें ब्रेन रखा है, उसको सिर्फ स्कल कहते हैं। सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, इसको हाँ। भी नहीं बोलते। वो तो स्केलेटन है, हाँ। ठीक है कि नहीं? तो ये जो चीज है
जो जॉ वाला होता है ना एक अलग, हाँ। जो मुंह करता है, वो अलग उसको भी है, नहीं बोलते। सो उसको भी नहीं कहेंगे। जिस कैविटी के अंदर वो कैविटी ऊपर रखी हुई है तो वो स्कल है, ह्यूमन स्कल कहने उसमें भी के तो जॉ है नीचे, वो तो ना। सब है, बोलते हैं स्कल, लेकिन वही चीज ही स्कल कही जाती है जिसमें वो, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फोर ब्रेन आ गया। फोर ब्रेन नंबर 1 पार्ट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर दिखा दी, उसके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। मिड ब्रेन देखो कहाँ पे है, ये क्या मिड ब्रेन है, नंबर 2 पे। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट देखिए। हिंड ब्रेन में पॉन्स, इस पोर्शन को क्या कहेंगे, पॉन्स। पॉन्स। इस पोर्शन को कहेंगे सेरिबेलम। एक फूला हुआ पोर्शन पॉन्स है, दूसरा उसके नीचे का क्या है, सेरिबेलम। मेडुला, और ये क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम। और सेरिब्रम ब्रेन का 80%, पूरे ब्रेन का 80% पार्ट होता है। कौन सा, हाँ Cerebrum। ये बिल्कुल सही। अब ये जो 3 हैं इनको क्या कहेंगे, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। ओके, नाउ ये तो बात हो गई कि ये किस तरीके से हैं। वी विल सी दैट इन सब के काम क्या है। सो नाउ ह्यूमन ब्रेन is a part of, human brain is main part of central nervous system, main part of central nervous system, ठीक है। It has 3 parts, या it is encased in स्कल। इसको किसमें है, किसमें है बताइए। स्कल का दूसरा नाम क्रेनियम है क्या, यस सर। क्रेनियम के अंदर इंट्रेस्ड है, ठीक है। ब्रेन इज फर्दर, ठीक है, कवर्ड विद ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। 3 लेयर है, 3 मेम्ब्रेन, 3 झिल्लियां हैं, कवर्ड विद ट्रिप्लो प्लास्टिक। अगर 2 लेयर होती तो डाइप्लोब्लास्टिक कहते, 3 है तो क्या कहेंगे, ट्रिप्लो प्लास्टिक लेयर, ठीक है। तो कॉर्ड, उसको क्या कहेंगे 3 लेयर को, ये ठीक बताना है, मेनिंजेस। कितना याद, मेनिंजेस। और उनके बीच में बेटा क्या लिक्विड बना है, Cerebrospinal fluid, which is filled with, क्योंकि लर्निंग इज गुड लिसनिंग। आप देखो इन्होंने लिसनिंग इज गुड लर्निंग, इन्हें मालूम है कि कैसे लिसन करना है, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे बता पाती है। अभी बताया, अभी कुछ ऐसा पता है। सो विथ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, या स्कूल में अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा ना। हिंड ब्रेन के कौन से 3 पार्ट हैं, ये देखिए। और इतना मतलब आप देखो हर चीज, हाँ सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। यही इन्होंने मिड ब्रेन बोला आपने, हिंड ब्रेन बोला। हिंड ब्रेन, हाँ हिंड ब्रेन। तो आपने हो सकता है इन्हीं से सुन के बता दिया, आपने इनसे सुना वही बोला, तारीफ इनकी है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया कि 3 सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो ब्रेन फ्लोट, ठीक है, विद इन मेनिंजेस इन इट, ब्रेन फ्लोट विद इन इट। दीज लेयर्स, ये जो लेयर्स है along with fluid, किस चीज का काम करती हैं, एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। दौड़ते भागते भी हो तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे कि नहीं, और उसको कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। जैसे पानी में बैलून के अंदर एक बॉल डालते हो तो धीरे से आएंगे, ऐसा होगा कि नहीं? ये सर ऐसा ही मतलब जब बेबी होता है यूट्रस में, वो भी बिल्कुल बॉल के अंदर है। वो बेलबियोनिक बैलून में रहता हाँ है, बॉल बेबी। ठीक है। नाउ शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ब्रेन के 3 पार्ट कौन से, ये सही बताना,
मतलब क्लियरली हर चीज बताई है कि ब्रेन हैज 3 4 ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पढ़ के तो वही हर चीज इन्होंने बता दी। पढ़ के अब देखो यार, तो अब देखो 4 ब्रेन, अब देखो 4 ब्रेन के बारे में देखो। 4 ब्रेन क्या है? 4 ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी। उसमें भी अलग अलग पोर्शन, ये किसके लिए है? ये गस्टेटरी के लिए है कि कोई चीज स्वाद के लिए, ये थिंकिंग के लिए, ये हियरिंग के लिए, और आगे वाला जो है ये थिंकिंग के लिए, ये इंटेलिजेंस। ये 4 ब्रेन, थिंकिंग के लिए हाँ, ये थिंकिंग का प्रोसेस। मिड नहीं, इसमें भी कई पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं अलग अलग कलर के। कितना सोचो, ये इसकी जो अलग अलग वो कलर हैं, अलग अलग काम है। कर और ऐसा भी होता है ना सर, जो राइट वाला हाँ, नहीं हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट वाले को मुंह करने में होता है, और ये भी बात जो सही। लेफ्ट वाला है वो राइट में। So, it is main thinking part of brain. ये मेन थिंकिंग पार्ट है जहां पर, और बॉडी में तो भी गलत ठीक है, डिफरेंट एरियाज ऑफ 4 ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ 4 ब्रेन is responsible for किसके लिए? Hearing, sight, smell and so on. It consists of, ये 80% तो होता ही है पूरे ब्रेन का। So it consists of ये सेरिब्रम, ये क्या है? सेरिब्रम। So cerebrum covers 80% part of the total brain. So it contains उसमें मैंने सेंटेंस तो बोल दिया, अब उसको तो क्या प्रोनाउन लगाएंगे? Point. structure called cerebrum। जो 4 ब्रेन है, इसमें भी जो 4 ब्रेन के बारे में हम बता रहे हैं, तो 4 है, जो फ्रंट पोर्शन है वो 4 हेड है, वो मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें अब जरा देखो, so अब the various sections of 4 brain are interconnected with each other, और उसमें साथ में क्या होता है? the signals are analyzed होता है, स्टोर भी किया जाएगा कि आगे अगर हमारे हित के लिए तो स्टोर भी करें, एनालाइज, स्टोर, ठीक है, एंड वेरियस सिग्नल्स आर इंटरप्रेटेड। इंटरमिक्स, एक इसके अंदर एक ऐसा भी डिपार्टमेंट है जहाँ सारे लोग अपनी सूचनाएं ला के देते हैं, वो 4 ब्रेन है कि हमने ऐसा देखा, वो कहेगा हमने ऐसा सुना, हमने ऐसा महक किया, और अब फिर ये 4 ब्रेन एक एप्रोप्रिएट कमांड बनाएगा और फिर उसको भेजेगा। तो यही द कमांड इज प्रिपेयर्ड इन 4 ब्रेन ओनली, ठीक है। इट रिसीव्स करता है सिग्नल को, और क्या करता है? इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट, एनालाइज एंड प्रिपेयर एप्रोप्रिएट कमांड किसके लिए? फॉर टू डिस्पैच टू इफेक्टर मसल। सारी नस्ल को नहीं है, अगर पैर को भगाना है तो पैर पे भेजेगा, हाथ को करना तो हाथ पे भेजेगा, सबको नहीं भेज देगा। तो ये काम इसका है। अब जरा देखें, नाउ ये तो बात हो गई
का फिर क्या काम है? सर कितने महीने बाद में मेमोरी डिलीट हो जाती है हमारी? हाँ? कितने महीने? मेमोरी आपकी डिलीट हो जाएगी, जो जरूरी है वही रखी रहेगी, यानी 0.02% रहती है मेमोरी। बाकी अननेसेसरी का भी मैं परसों क्या खाया नहीं बता पाऊंगा, उतना तक भी डिलीट है, नहीं तो अननेसेसरी बहुत रेशन हो, और अननेसेसरी का सिग्नल भी नहीं भेज जाते। मान लो आप बैठे हो तो बार बार ये नहीं बैठेगा कि आप लकड़ी पे बैठे हो, लकड़ी पे कहेगा अननेसेसरी सिग्नल मत भेजो, जब खतरा हो तभी भेजो, तो नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा इस तरीके से सिग्नल में ना। अब जरा देखिए कि many of the involuntary actions are controlled by midbrain। अब जरा देखो कि midbrain और hindbrain का क्या क्या है। सर वो कमांड 2 के बाद क्या लिखा है? Dispatch to effector muscle, to सर dispatch, dispatch की स्पेलिंग गलत है। T आएगा ना, हाँ और DI होता है। आ गया हाँ dispatch to effector muscle। ओके, नाउ बस यही 2 पार्ट आज कराएंगे, फिर हम संडे को कराएंगे। फिर तो टेस्ट ना लीजिएगा। इसका टेस्ट नहीं देंगे, नहीं हाँ। हमारा टेस्ट मत लीजिएगा, हम पढ़ लेंगे। ठीक है। सर पक्का हम्म? पक्का सर आप पलटी मार ले तुम्हारे। तो आप टेस्ट नहीं दोगे वो फिर कार्बन कंपाउंड में वो हो जाओगे अलग से। अरे शाम हाँ। को, शाम को वो बहुत जरूरी रहेगा टेस्ट। शाम के पढ़ लेना। सर कल कितने बजे आना? कल 5:30। 5:30? 3:30 पे आना। 3:30 है कल। सर टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, नहीं तो मेरे को चेक कर लो। गलत जाएगा। हाँ बिगड़ जाएगा। कल 3:30 है। 3:30। अब देखो कि ब्रेन तो ये सारे काम करता है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय फोरब्रेन। ये मेन का ऑल वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय फोरब्रेन। फोरब्रेन करती है, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, सर वॉलेंट्री मतलब जो इच्छा अनुसार हाथ हिलाना है, ये सब काम वॉलेंट्री। कुछ इनवॉलेंट्री हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे कहने पे चलते नहीं, उनको क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री। विसरल ऑर्गन्स। ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमस सिस्टम में आते हैं विसरल ऑर्गन्स, वो हमारे कहने पे चलते हैं। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो रहा है तो स्टमक में कभी स्फिंक्टर मसल खुल रही, पता नहीं क्या कर रहा, अपने आप ही हो रहा है। तो इस तरीके से मिड ब्रेन का क्या काम है? तो मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स, मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स। हाँ सर जैसे कोई लोग बैठे बैठे ऐसा पैर को शेक करते हैं ना, हाँ, तो वॉलेंट्री होगा कि ऑटोनॉमिक? बैक ऑफ नेक, ठीक है, वो नहीं रोक सकते हैं, है तो वॉलंटरी। नहीं, पर लेकिन उनको अगर बता आप ये देना करते रहे ना ऐसे ऐसे, हाँ। तो थोड़ी देर बाद वो चीज होती रहेगी, लेकिन उसकी सूचना आपको मस्तिष्क में निकलेगा, कहेगा ठीक है हम हिलाते रहेंगे, तुम हमें बॉदर ना हो। जैसे कुछ लोग सोते सोते मक्खी भगाया करते हैं, तो वो फिर माइंड कहेगा ठीक है हम हिलाएंगे तुम्हारा, लेकिन हमें बॉदर मत करो कि हम हाथ हिला रहे हैं, मक्खी भगा रहे हैं। तो दिमाग कहेगा नहीं, हमें भी तो शाम को रात को रेस्ट करने दो, हम कर देंगे तुम्हारा काम, जाओ। कोई कोई नींद में बोलते भी हाँ। हैं, चलते भी हैं। तो इस तरीके से ये देखो, जो नेक एंड ट्रंक कुछ मूवमेंट होता है, हेड का, हेड ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ अबव नेक में क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ नेक, नेक इधर उधर चली गई, और इसके अलावा हेड और ट्रंक, पेट के अंदर भी कुछ ना कुछ अगर हो रहा है इस तरीके के रिफ्लेक्स एक्शन,
एंड ट्रंक, ये सारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ पिपिल, पुतली को छोटा करना बड़ा करना, लाइट में होता है कि नहीं? सो इट कंट्रोल्स, इट आल्सो कंट्रोल्स द साइज ऑफ पिपिल। सर सर जब हम खाना च्यू करते हैं या फिर बोलते हैं ना, तो भी तो हमारा जो जॉ होता है वो मूव करता है ना, तो ये भी मिड ब्रेन ही करेगा। तो वो हमारा लेकिन next से तो वॉलंटरी कोई- एक्शन, नहीं वॉलंटरी नेक के ऊपर भी वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी भी हैं। तो जो भी वॉलंटरी एक्शंस हैं वो इंटेलिजेंट है। वो फोर ब्रेन ही करता है। अब देखो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं। इट हैज पॉन्स, cerebellum एंड मेड्यूला, 3 पार्ट होते हैं। पॉन्स किस काम के है? रेगुलेट, पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ किस मतलब हमें मालूम है कि 17 रेस्पिरेशन हमारे हो रहे हैं, जो भी ब्रीदिंग है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है। इसमें रेस्पिरेशन लिखा है, रेस्पिरेशन तो खैर सेल में होता है, तो किस रेट से रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर वहां पर हो रहा है तो वो रेस्पिरेशन है। और सेरिबेलम क्या करेगा? मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। सेरिबेलम मेंटेन्स, हम कैसे खड़े हैं कि हमारी बॉडी बैलेंस है, इसमें सेरिबेलम मेंटेन्स। इसके लिए वो नोटिस नहीं भेजता है, आप ऐसे खड़े अपने आप ही हो जाओगे, बार बार नोटिस नहीं भेजेगा कि हम बैलेंस, अपने आप इन लोगों को छोटा मोटा काम दे देगा। मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। जबकि तीसरा क्या है? दैट इज मेड्यूला। इसके अलावा इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट। शुरू में तुम कहोगे हैंडल पकड़े रहो, साइकिल गिर जाएगी, बाद में साइकिल आराम से चला रहे हो, तो फिर बाद में जब शुरू में इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स है तब तक तो ये टेक ओवर कर रहा है। जब तुम्हें साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना आ गया, अरे हम कोचिंग पहुंच गए, हमने कब स्कूटी चलाई, हम कब पहुंचे, तो वो ऐसा हो जाता है, रिस्पॉन्स अपने आप होता ही रहता है। तो जब चीज़ें एक बार हैबिट में आ जाती हैं तो फिर वो भेज जाएंगी। जैसे शुरू में इन्होंने कहा कि हाथ से मच्छर भगा रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, तो शुरू में ऐसे हुआ, बाद में उसने उस बात को सेरिबेलम को दे दिया, चलो अच्छा तुम ही समझ। तो ये चीज़, तो इस तरीके से ये बात ये भी कही गई है कि पोस्चर करता है, और इसके लिए इट कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट लाइक राइडिंग ए बाईसाइकिल, पिकिंग अप ऑफ पेंसिल, इसमें कोऑर्डिनेशन करता है, वॉकिंग में कोऑर्डिनेट करता है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, इसके लिए कोई ब्रेन को भेजने की जरूरत नहीं, वॉकिंग में दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? ये साइकिल चलाने में तो चलाता रहेगा। कोऑर्डिनेट इन वॉकिंग, राइडिंग ऑफ बाईसाइकिल एक्सेट्रा। और तीसरा मेड्यूला क्या करेगा? ये इनवॉलंटरी एक्शन करता है। सेरिबेलम पॉन्स एंड medulla is responsible for involuntary actions like peristaltic movement of esophagus, इसोफेगस, जो आहार नली है उसमें डायलेशन से फूलना फैलना, इसोफेगस। या इसके अलावा रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, वो जो रेस्पिरेशन है वो सेल में हो रहा है, और ब्रीदिंग रेट वो कहाँ हो रहा है? तो ब्रीदिंग का काम ये करेगा कि डायफ्राम को ऊपर नीचे करना है। ब्लड प्रेशर, ये सब है। सर
तो अगर ये ब्रीदिंग को ये कर रहा है, हाँ, अच्छा ठीक है और रेस्पिरेशन सर में होता है। हम्म। फिर कफिंग, तो अगर स्नीजिंग, छींक आना, कफिंग आना, इस तरीके से वॉमिटिंग, ये सारा काम। सर हाँ, रेस्पिरेशन तो सेल में होता है, तो फिर ये पॉन्स का क्या काम है? कौन का काम है, अब वो किस तरीके से कि कितनी एनर्जी की जरूरत है, उस हिसाब से रेस्पिरेशन सब में कराएगा, ग्लूकोज सुबह है। हो सकता है कि ये इंसुलिन उतना भेजे जिससे उतना ग्लूकोज टूटे। और इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, ये रिफ्लेक्सेस है एंड रिफ्लेक्सेस, कुछ रिफ्लेक्स भी ये करता है। कौन कौन से? लाइक छींक आ जाए, स्नीजिंग, जब डस्ट पहुंच जाता है आपके नाक में तो छींक आ जाती है। कफिंग, म्यूकस जमा हो जाएगा तो क्या आ जाएगी? कफिंग आ जाएगी। और वॉमिटिंग, कुछ गलत खा लिया तो क्या हो जाएगी? वॉमिटिंग हो जाएगी। ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, कभी कुत्ते के लार टपकती देखी है? सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये सारा काम ही करता है। फिर पॉन्स रेस्पिरेशन है। मेड्यूला, मेड्यूला क्या करेगा? बैलेंस ऑफ बॉडी, मतलब सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करेगा? पोस्चर, पोस्चर बनाना और चलना फिरना, साइकिल पे चलाना। और तीसरी चीज है कि ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सब देख रहा है। इसी तरीके से मिड ब्रेन ने क्या काम किया? सर मिड ब्रेन जैसे एकदम ब्लड ठीक ठीक बता सकते सर हैं। इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ट्रंक का, नेक का, हेड हेड का, ये सारा काम मिड ब्रेन करता है। और जो आइरिस का साइज छोटा बड़ा करना है वो कौन करता है? पॉन्स की मेड्यूला, इससे है कि मिड ब्रेन कौन करता है? सर मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन करेगा। हाँ देख, तो इट इज दिस, मतलब मिड ब्रेन है, इट आल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ मिड। समझ आ गई बात? और वो क्या करेगा? वॉलंटरी एक्शन करेगा। इतना ही। अब हम लोग वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, उसका